98, 99 कुछ भी आ सकती है। चलो बस बात नहीं सिद्धार्थ, क्या हूँ सिद्धार्थ, बात क्यों कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दो ना अपना। तो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। What are D block elements? So simply the elements whose atoms have their last electron in n-1 d subshell, that is penultimate cell, called D block elements. इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है, पैलेडियम का 0 होता है। एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, दे शो dd ट्रांजिशन। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं, बाकी सभी आपके जिंक, कैडमियम, मरकरी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, बाकी सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। जिंक, कैडमियम, मरकरी इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि ये डी ट्रांजिशन शो नहीं करते। रीजन है इनके पास क्या है, फुलफिल्ड डी सब सेल है। और इसके बाद हमने ऐसे ही बनाया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया था 3D सीरीज का, तो उसमें बड़ा सिंपल है, 3D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भर देने और एस में 2 रखने, करे क्यों का एक्सेप्शन याद रखना है। देन वी लास्ट स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्या होती है, डिक्रीजेज होती है टिल क्रोमियम एज अट्रैक्शन इंक्रीजेज ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन अ मिड वे ऑलमोस्ट बिकम्स कांस्टेंट एज अट्रैक्शन और रिपल्सन बैलेंस ईच अदर। फाइनली एट लास्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ फुली फिल्ड सेल, या फिर रिपल्सन डोमिनेट्स ओवर अट्रैक्शन, ये पढ़ा था। अगर हम मेटल और मेटल की आयंस की बात कर लें तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव मेटल होता जाएगा उसकी एटॉमिक आयनिक रेडियस उतनी ही छोटी होती जाएगी। और +2 आयन की रेडियस देखी थी, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता, लगातार क्या होती है, डिक्रीज होती है आपकी फ्रॉम स्कैंडियम टू टिल कॉपर। फाइनली जिंक भी इसकी इंक्रीज होती है क्योंकि जिंक से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल भी जाएंगे तब भी 3D10 ही बचेगा, ये हमने पढ़ा था आपका। और इसके अलावा हमने ये देखा था कि जो 4D एंड 5D सीरीज होती है उनकी रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये। उसका रीजन क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है बच्चों, देखिए है ना, बिल्कुल याद करते हुए चल रहा है ना, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। हम पूछेंगे आप लोगों से, अब आज इसलिए नहीं पूछ रहे क्योंकि अब काफ़ी टाइम पहले ले चुके हैं, तो अब सीधे टॉपिक्स में आते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम इसकी पढ़ रहे हैं, डालिए हेडिंग, सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी है। पक्का 2 प्रॉपर्टीज एग्जाम में आती हैं, या फिर डिफरेंसेस आ जाते हैं लेंथेनाइड एक्टिनाइड में, या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। तो काफ़ी टॉपिक है इसमें, तो बिल्कुल सतर्कता के साथ पढ़ना है हमें। तो हेडिंग डालिए, मेटेलिक properties of D block एलिमेंट्स, है ना। मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आप चाहो तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए इसमें आपको भर भर के हम लिखवा देते हैं, भूल भी जाओगे ना तो आप इतना लिखाओगे कि 5 नंबर तक का लिखाओगे, 3 नंबर से ज़्यादा का नहीं आता है। नहीं आएगा तो आपका 6 मार्क्स का इस चैप्टर से, लेकिन एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है और फिर दूसरा 3 का आता है। तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हेडिंग ये कह रही है कि आप ये बताइए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे मेटल हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसे मेटल हैं। तो बहुत अच्छे मेटल है, इसी में तो गोल्ड है, इसी में तो सिल्वर है, इसी में तो प्लेटिनम है, इसी में तो आयरन है। हमारी डेली लाइफ में जितने मेटल्स यूज होते हैं अगर हम कह दें तो सब डी ब्लॉक में ही हैं। ना तो एल्केली मेटल्स हम यूज करते हैं, ना एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। बताओ कौन सा एल्केली मेटल्स हमारे काम का है, बहुत रिएक्टिव है, पकड़ेंगे तो मॉइस्चर होगा तो जला देगा हमें। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये बहुत अच्छे मेटल्स हैं केमिस्ट्री के पर्पज़ से, लेकिन हमारी डेली लाइफ के पर्पज़ से इनका कोई यूज नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही वो एलिमेंट्स है जिनसे हमारे पास यूज है।
तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे मेटल है? तो इसका आंसर है बहुत अच्छे मेटल हैं। सभी मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो आज तक आपने पढ़ी हैं सब की सब डी ब्लॉक इसमें लिखाना है, सब पाए जाता है इनमें। ये हार्ड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, इनके जब हार्ड है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे। हार्ड है मतलब डेंसिटी भी अच्छी हुई, कोई चीज़ उतनी ही हार्ड होगी जितनी डेंस होगी, तो इनकी डेंसिटी भी अच्छी है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है ओस्मियम की, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का इस डी ब्लॉक में आपका। तो बहुत हार्ड है ये, इनकी डेंसिटी हाई है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, टेम्परेचर के, और सबसे बेस्ट कंडक्टर आप जानते ही हो सिल्वर है जो इसी का है। सेकेंड नंबर पे कॉपर है जो इसी का है आपका। तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। इनके एटम में कन्वर्ट करना है, अगर गोल्ड को अगर उसके एटम में कन्वर्ट करना है तो आपको बहुत हाई एंथैल्पी मतलब हीट देनी पड़ेगी। तो इनकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन, और अगर इनको वेपर में कन्वर्ट करना है तो हीट ऑफ वेपराइजेशन वो भी बहुत अधिक होती है। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, मतलब होल्डिंग पावर, एक किसी चीज़ को बड़ी से बड़ी चीज़ को आप इससे टांग सकते हो। जैसे कि आयरन सबसे अच्छा टेंसाइल मेटल होता है, इसका यूज ब्रिज बनाने में या जो क्रेन वगैरह होती है सब जगह आयरन का ही यूज किया जाता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी पाई जाती है। तो ये एक बहुत अच्छे मेटल्स हैं, जितनी भी मेटल की प्रॉपर्टीज पाई जाती है वो सब इनमें पाई जाती है। कुछ खास प्रकार की प्रॉपर्टीज भी इनमें पाई जाती है। अब हमें और बताना पड़ेगा, तो ये जो मेटल से 3 प्रकार की स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक बनाते हैं आपकी FCC, FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दूसरी बनाते हैं HCP, अभी हम सब समझाएंगे, उसका मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और एक बनाते हैं BCC, तीनों स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ने मिलेगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। तो 3 प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनमें खास बात क्या है कि इन सीरीज में सबसे सॉफ्ट मेटल्स हैं जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इसका रीज़न ये है कि इनके पास फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, तो ये वीक मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं आपके। और सबसे हार्ड मेटल हैं क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, क्योंकि क्रोमियम के पास क्या था 3d5 4s1, तो इसके पास 4d5 5s1, तो इसके बाद 5d5 6s1। कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि इनके डी में 5 और एस में 1 होगा, तो कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे 6। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्हीं के पास होते हैं, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो ये बातें हमें कुछ ध्यान रखनी है। तो इन्हीं बातों को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो लिखिए इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। सबसे पहले इसमें ऊपर एक चीज़ लिख देनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। क्या लिख देना है ऊपर? एक्सेप्ट किसको छोड़कर बात कर रहे हैं हम? मरकरी को, है ना। एक्सेप्ट मरकरी, है ना, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के, जो कि लिक्विड है, विच इज लिक्विड, विच इज लिक्विड, ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड में पाई जाती है, विच इज लिक्विड। ठीक, इतना आपको लिख देना है, एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड। ठीक, अब हम अपना नीचे से चालू करेंगे, विच इज लिक्विड, एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड। ठीक है, अब हम अपना नीचे से चालू करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड। ठीक है, अब आप लोग नीचे वाली लाइन से चालू करिए, लिखिए all the elements of D block, all the elements of D block, या आप बोल सकते हो all the transition elements, ठीक है, all the elements of D block so all टिपिकल या नॉर्मल, जो आप लिखना चाहें, टिपिकल लिख सकते हो या नॉर्मल लिख सकते हो। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, सो ऑल टिपिकल
मेटेलिक प्रॉपर्टी, ऑल टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी, है ना। खूब सारा इसमें आपको पॉइंट लिखने हैं, लेकिन बिल्कुल सरल है ना, आपको अपने आप याद हो जाएगा। एक बार पढ़ लोगे बच्चों जैसी बिल्कुल आपको लिखवा देंगे और पूरे फैक्ट आपके डाल देंगे हम। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक सो ऑल टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज लाइक। अब बच्चों जितनी याद आए, यहाँ कोई जोर नहीं लगाना है, जितनी आपको मेटल की प्रॉपर्टीज आज तक आपने पढ़ी हैं सब यहाँ लिख देनी है आपको, वो सभी इनमें पाई जाती है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक सो ऑल टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, ये कैसे हैं, कठोर हैं, हार्डनेस है, हार्डनेस कॉमा। अच्छा बताओ हार्ड है तो उनकी डेंसिटी कैसी होगी, हाई, हार्डनेस, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, ये बहुत ज़्यादा डेंस हैं, बहुत घने हैं, हाई डेंसिटी। हार्डनेस है, हाई डेंसिटी है। बताइए आप, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, हाई होंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखते चले जितने जब तक याद आते चले आप लोगों को। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद बताइए इनकी जो होल्डिंग पावर है वो कैसी है, अधिक है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा होल्डिंग पावर पाई जाती है आयरन की। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ या हाई होल्डिंग पावर जो आप लिखना चाहें, टेंसाइल स्ट्रेंथ लिख लीजिए या होल्डिंग पावर लिख लीजिए। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा देखो, जैसे हमने बात करी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, इसका मतलब है हमें आयरन को मेल्ट करना है और फिर उसको बॉइल करना है, गलाना है बॉइल। एक चीज़ और होती है, जैसे मान लीजिए आयरन का क्रिस्टल है तो इसके सभी पार्टिकल्स क्या होंगे, आयरन। तो अब इनके जो पार्टिकल्स है, एटम है, अब इसको गलाना नहीं है, इससे अलग अलग आयरन के एटम बाहर निकालने हैं, अलग अलग, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो एटम को निकालने के लिए जो हीट लगती है वो कहलाती है हीट ऑफ एटोमाइजेशन। और फिर आप जब इनको गला देते हो, मेल्ट कर देते हो, जब बॉयल करने लगते हो तो जो वेपर बनाते हैं जी, वो कहलाती है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो वेपोराइजेशन हीट में और बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क क्या है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है इसे बॉयल करना, उसमें वेपर जरूर बनती है। वेपोराइजेशन का मतलब होता है पूरे के पूरे को किस में कन्वर्ट कर देना, वेपर स्टेट में। तो क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी क्या होगी, हाई ही होगी। चाहते तो इसी की बात लिख लेते। तो हार्डनेस, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई एंथैल्पी, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मतलब इनको एटम में तोड़ना है। हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड वेपोराइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड वेपोराइजेशन। जितने भी मेटल की प्रॉपर्टी याद आती जाए बच्चों लिखते चलो। गुड कंडक्टिविटी, एक कंडक्टर भी तो है, हीट के भी कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब अगर इनमें एक साइड आप करंट टच करोगे तो वो अपने आप पूरे में जहाँ तक ये आपके सराउंडेड हैं, फैले हुए हैं, वहाँ तक ये कंडक्टिविटी को ले जाएंगे। और इसी प्रकार अगर इनका एक कॉर्नर हीट करोगे तो धीरे धीरे करके वो हीट पूरे मेटल में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो हाई कंडक्टिविटी भी होती है। नेक्स्ट लिखिए, हाई इलेक्ट्रिकल हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी इनमें पाई जाती है। अच्छे डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल मतलब कि अगर इनको मेल्ट करोगे आप तो इनसे बहुत लंबी थिन वायर्स को आप फॉर्म कर सकते हो। डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा सिल्वर एंड गोल्ड में पाई जाती है, लेकिन कॉपर्स की भी तो वायर बनती है हमारी, आयरन्स की भी वायर बनती है हमारी, तो सब में डक्टिलिटी पाई जाती है। मतलब जैसे कि नॉन मेटल होते हैं, उन्हें आप खींचोगे तो वो टूट जाएंगे, लेकिन ये टूटते नहीं हैं, इनकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी है। दूसरा, ये बहुत अच्छे मेलेबल होते हैं, इनको आप ठोकर मारोगे तो ये टूटेंगे नहीं। जैसे नॉन मेटल को ठोकर मारोगे हैमर के द्वारा या उसको आप पीटोगे, हैमरिंग करोगे तो वो चिटक जाएंगे, लेकिन इनको आप मारते रहोगे तो ये चद्दर में बदलते जाएंगे। दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो ये बहुत अच्छे डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं। लस्चर भी पाया जाता है, इनकी सरफेस शाइनिंग होती है, उसको बोलते हैं लस्चर। सोनोरस साउंड भी पाया जाता है, मतलब अगर इनको हिट करोगे टूगेदर या किसी सरफेस से तो ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। दुनिया भर की मेटेलिक प्रॉपर्टी जितनी है सब पाई जाती है इनमें। जैसे हमने लिखी है, कुछ और लिख देते हैं, आप बढ़िया पढ़ लेना इसको, जितनी आपको याद आए तो आप लिख देना। ऑल द एलिमेंट्स डी ब्लॉक आर सो ऑल टिपिकल और नॉर्मल और स्पेशल मेटेलिक प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाई होल्डिंग पावर, हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, वेपोराइजेशन। ये तो हम 9th 8th से पढ़ रहे हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, आगे डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्टर, एटसेट्रा। जी, इतनी सारी हमने इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी बता दी कि इतनी सारी मेटेलिक प्रॉपर्टी पाई जाती है एटसेट्रा। ठीक है इतना। अब केमिस्ट्री में किसी चीज़ को अच्छा मेटल्स कब माना जाता है? केमिस्ट्री में अच्छा मेटल्स उसे माना जाता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से कई सारे काम कर लेते हैं। एक तो एक कंडक्टिविटी शो कर देते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। तो जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो हाई है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी ठीक ठाक तरीके से दे देते हैं। मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना इतना टफ काम नहीं है जितना टफ काम इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना है इनर्ट गैसेस से। इनसे भी आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो थोड़ी हीट लगेगी, लेकिन ये आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। हालांकि इनसे आराम से इलेक्ट्रॉन ये निकाल देते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं, भले ही इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है लेकिन फिर भी निकाल देते हैं। तो आपको ये ज़रूर बताना है कि ये अच्छे मेटल इसलिए हैं क्योंकि ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए वो कौन सी चीज़ जो हमें देखनी पड़ेगी, वो देखनी पड़ेगी आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। किसी भी एटम के सबसे बाहर से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए, निकालने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, एनर्जी का जो अमाउंट चाहिए वही हमारी कहलाती आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, लेकिन फिर भी किससे ज़्यादा होगी? एस से ज़्यादा होगी। और किससे कम होगी? पी से कम होगी। तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी किसके बीच में होती है? बिटवीन एस एंड पी। ठीक है, तो अब इसी के आगे लिखना है दीज, लाइन चेंज करके लिखना है दीज एलिमेंट्स सो, लाइन चेंज करके लिखना है these elements show most of the metallic properties
most of the metallic properties due to low ionization energy, due to low ionization आयोनाइजेशन एनर्जी लिख सकते हो, एंथैल्पी लिख सकते हो, पोटेंशियल लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी IE है ना, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ये अच्छे मेटल्स इसलिए हैं क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एनर्जी कैसी लगती है, कम, लो। और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी किसके बिटवीन है, बिटवीन S एंड P ब्लॉक। लिखिए देयर आयोनाइजेशन एनर्जी, फुल स्टॉप लगा के लिखिए, देयर आयोनाइजेशन एनर्जी किसके बीच में होती है, S एंड P। एग्जिस्ट लिख सकते हो, लाई लिख सकते हो। I exist between S and P block elements, आप लोग बिल्कुल एक बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। अभी ये आधा हुआ है मेटेलिक प्रॉपर्टी, अब हमें वेरिएशंस लिखने हैं कि इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी में कौन कौन से वेरिएशंस पाए जाते हैं। इतना पढ़ लो आप, कोई भी डाउट हो तो बताइए। और पढ़ना क्या है, याद ही हो जाना चाहिए, सिंपल है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक सो ऑल टिपिकल मेटेलिकल प्रॉपर्टीज, आप टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज बोल दीजिए जो आपके याद आ रही है। फिर आपको ये बोल देना है कि अच्छे मेटल्स इसलिए हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है। दीज एलिमेंट्स शो मोस्ट ऑफ द मेटेलिक प्रॉपर्टी ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बिटवीन S एंड P ब्लॉक होती है। इतना ही तो लिखना है आपको। बन जाएगा यहाँ तक। चलिए अब ट्रेंड्स लिखने हैं हमें। ट्रेंड्स मतलब इनमें जो ये अच्छे मेटल्स हैं तो इसमें कौन कौन सी खास बातें हैं वो ट्रेंड्स लिखने हैं हमें, है ना, या वेरिएशंस लिखने हैं हमें, है ना। तो छोटी सी इसी के अंतर्गत आपकी स्मॉल हेडिंग है, मेन हेडिंग के अंतर्गत ही ट्रेंड्स मतलब वेरिएशंस, ट्रेंड्स इन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, क्या क्या सी खास बात है इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज में, है ना। तो देखिए बच्चों, कुछ खास बातें करते हैं इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। ट्रेंड्स इन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, तो पॉइंट बाई पॉइंट ट्रेंड्स लिखेंगे। तो पहला ट्रेंड्स है these elements form three types of crystal lattice। तीन प्रकार के क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं आपके। अब देखिए कितने प्रकार के क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। एक तो बनाते हैं बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी लिखना नहीं है बच्चों। बॉडी सेंटर क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है जाल, ठीक है। क्रिस्टल में जो जाल बनता है कई प्रकार से बनता है। ये तीन प्रकार का जाल बनाते हैं। एक BCC टाइप का क्रिस्टल बनाते हैं। इसमें क्या होता है, BCC वाले में सभी का पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं। 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स होते हैं आपके 8।
और एक पार्टिकल बिल्कुल बीच में होता है। तो कुल प्रकार के 9 पार्टिकल्स होते हैं, 4 यहाँ के नीचे वाले कॉर्नर में, 4 ऊपर के कॉर्नर्स में और एक मिडल में। तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं BCC। इसके अलावा ये आपका FCC टाइप का भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। FCC में क्या होता है, 8 तो इनके कॉर्नर में होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कॉर्नर, जैसे ये 2 कॉर्नर यहाँ के 2 और ऊपर के 4। फिर फेस एक लाता है, जैसे ये दीवार एक फेस हो गई, एक दीवार एक फेस हो गई, एक दीवार ए फेस हो गई, एक वहाँ एक नीचे की आपका फर्स्ट फेस हो गया, छत। कुल मिला के 6 फेस पाए जाते हैं। तो हर फेस पे भी इनका एक पार्टिकल रखा होता है, हर फेस पे भी एक पार्टिकल। अब इस वाले को मत देखना, तो देखो ये पीछे वाले का फेस ये हो गया। अब इस पीछे वाले को मत देखना, तो आगे वाले का फेस ये हो गया। तो ये 8 फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर भी बनाते हैं आपकी FCC। इसके अलावा ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं इस प्रकार से, हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर भी ये बनाते हैं, जिसमें इस प्रकार से बॉन्ड बना लेते हैं। तो कितने प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, 3 प्रकार से क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। उन तीनों का नाम लिख देना है आपको। क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं इसमें BCC, क्रिस्टल मतलब कोई पदार्थ जिसका क्रिस्टलाइन फॉर्म हो, मतलब पार्टिकल डेफिनेट अरेंज हो, तो वो कहलाते हैं क्रिस्टल। और लैटिस का मतलब होता है पार्टिकल्स जो जाल बनाएंगे, वो कहलाता है लैटिस। क्रिस्टल में पार्टिकल किस प्रकार से जमे हैं, वो उसका कहलाता है क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल का जाल बोलते हैं इसे। तो एक पाई जाती है BCC, दूसरी पाई जाती है आपकी FCC, या सी को आप CCP भी बोल सकते हो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और तीसरी पाई जाती है आपकी SCP। इनको बस इतना ही लिखना है ना, शॉर्ट फॉर्म ही चलते हैं इनके, बाकी 12th में आप सॉलिड स्टेट में डिटेल से पढ़ाएंगे। BCC, FCCP और SCP 3। BCC का होता है बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, फेस सेंटर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो हमारी सलाह है कि यहाँ पर आप ऐसे ही लिखिए शॉर्ट में, क्योंकि अभी बहुत कुछ है लिखने का, और ऐसे ही लिखे जाते हैं। जब इनको पढ़ेंगे तो फिर डिटेल से लिखेंगे इन्हें, अभी तो सिर्फ हम बता रहे हैं। आप जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में भी यही चलती है, BCC, SCP, CCP। फेस सेंटर्ड क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर या फिर क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, फेस सेंटर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और नीचे वाले का होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट लिखिए अब, सेकंड पॉइंट, ट्रेंड्स ऑफ मेटेलिक प्रॉपर्टीज में पहला हमने बताया 3 प्रकार की क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। क्रिस्टल का जाल 3 प्रकार का होता है, BCC, CCP एंड SCP। सेकेंड लिखना है these elements form two types of bond, ये 2 प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं आपके। these elements form 2 types of bond, 2 प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें जो पहला आपका बॉन्ड है वो ये बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, अब कोवेलेंट बॉन्ड कब बन सकता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो। तो अब एक कहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, अच्छा इनके पास आउटर मोस्ट में क्या होता है, D में 1 से लेके 10 तक, और S में कहाँ या तो 1 होगा या 2। तो कोवेलेंट बॉन्ड S ऑर्बिटल्स नहीं बनाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपके कि D एलिमेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो कहाँ बनता है, तो वो D में बनता है। अब D के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। ये 5 स्प्लिट हो जाएंगे और किस में जाएंगे, 3 नीचे जाएंगे और 2 ऊपर जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, लेकिन ये ओवरलैपिंग के समय अपने आप को एंटी क्लॉकवाइज एडजस्ट कर लेगा। तो ये यहाँ से शेयर्ड होगा और ये यहाँ से शेयर्ड होगा, तो ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड।
तो ए बी डी का और ए बी